क्या आपको पता है कि टाइटैनिक 2 आने वाला है? जी हाँ, टाइटैनिक का दूसरा वर्जन। क्या आप 2840 किलो अपने हाथों से उठा पाओगे? एक इंसान ने ऐसा किया है। और टाइटैनिक के रेक का एक ऐसा करोड़ों का फोटो जो कि आप पहली बार देखोगे लाइफ में। और क्या आपको पता है कि किलर व्हेल असल में डॉल्फिन्स होती है? सो लेट्स एक्सप्लोर। क्या आपको पता है कि किलर व्हेल जो आप सुनते हो वो एक्चुअली में कोई व्हेल है ही नहीं, वो है एक डॉल्फिन। डॉल्फिन का पूरा जो मेंबर समुद्र में मौजूद होता है, उस पूरे डॉल्फिन फैमिली में जो सबसे लार्जेस्ट डॉल्फिन होते हैं, मतलब धरती पे मौजूद सबसे लार्जेस्ट डॉल्फिन टाइप, उसे ही किलर व्हेल कहते हैं। डॉल्फिन्स जो होते हैं ये मछली, ये विश्व के सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स में से एक है। पूरे समुद्र में डॉल्फिन जितना इंटेलिजेंट और कोई भी मछली नहीं है। डॉल्फिन का ब्रेन भी इंसान के ब्रेन से काफी मैच करता है। और जो इनका IQ होता है, इंटेलिजेंट कोशेंट, मतलब जानवरों में सबसे इंटेलिजेंट ये होते हैं। और ये बहुत ही हंसमुख माने जाते हैं, यानी ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं। ऐसे तो कितने क्रोकोडाइल्स होते हैं, एलिगेटर्स होते हैं जो इंसान को खा जाते हैं, और समुद्र में इंसान पे हमला करने वाले भी कई तरह के जीव होते हैं। लेकिन जो ये डॉल्फिन्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। जैसे इंसानों में होता है ना, एक साइड एक गुस्से में रहने वाला इंसान और दूसरे साइड एक हंसमुख इंसान, तो समुद्र के ये सबसे हंसमुख जीव होते हैं, डॉल्फिन्स। और अगर आप कभी समुद्र के एक्सप्लोरेशन में गए तो इनसे जरूर मिलना। और डॉल्फिन्स में जो सबसे लार्जेस्ट वाले किलर व्हेल होते हैं, इनको ओरका भी कहा जाता है, ORCA, ओरका। टाइटैनिक की कहानी तो आपने सुना ही होगा, जो इतने सालों पहले हुई थी, जो कि धरती के इतिहास में एक घाव की तरह है। एक ऐसा शिप जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था, वैसा शिप डूब गया। आज मैं आपको एक ऐसा इमेज दिखा रहा हूँ जो $1 मिलियन इमेज है। यानी ये जो फोटो है ये बहुत ही कीमती है। और वो फोटो ये है टाइटैनिक के मलबे का थर्ड आई व्यू। जी हाँ, इसमें आप जूम करके देख सकते हो, ये है टाइटैनिक का रेकेज। ये जो है पूरा, ये कितने किलोमीटर्स दूर से लिया गया है ताकि इसका बर्ड्स आई व्यू मिल सके। ये सिर्फ पानी ही पानी है, कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं जिससे हम जान सके कि ये इमेज कितने बड़े एरिया का इमेज है। तो ये जो है ये वर्ल्ड के सबसे वैल्यूएबल फोटोज में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें टाइटैनिक के मलबे का, टाइटैनिक के रेकेज का एक कंप्लीट बर्ड आई व्यू मौजूद है। और टाइटैनिक के मलबे का जो आप डिपिक्शन देखे होंगे वो छोड़ो, ये है असली मलबा जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। जी हाँ, यहाँ पर असल में एक सबमरीन गया था और कितने टेराबाइट्स का इमेज क्लिक किया गया था, मतलब कितने हजारों फोटोज को क्लिक किया गया था जब पहली बार यहाँ सबमरीन पहुंचा था। टाइटैनिक डूबा था 1912 में, लेकिन इसका मलबा खोजते खोजते 1985 हो गया था। इतने सालों तक इसका मलबा मिला ही नहीं था, सोचो। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की एक शिप कंपनी ब्लू स्टार लाइन है जो कि इस विश्व का दूसरा टाइटैनिक जहाज बना रही है। अप्रैल 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी और 4000 करोड़ रुपए के बजट में इसको बनाया जा रहा है। ये जहाज ओरिजिनल टाइटैनिक से साइज में बड़ा होगा और इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों जितना हो सके उतना ओरिजिनल टाइटैनिक की तरह होगा। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सेफ्टी रेगुलेशंस में जो चेंजेस करने होंगे कंपलसरी, बस उतना ही रिक्वायर्ड चेंजेस किया जाएगा और जितना हो सके इसको ओल्ड टाइटैनिक की तरह बनाया जाएगा, अपडेटेड सेफ्टी डिजाइन्स को नजर में रखते हुए। ये ओरिजिनल टाइटैनिक का ही रेप्लिका होगा। दैट्स गजब। एक सवाल जो बहुत बार पूछा गया है कि अगर टाइटन सबमरीन वाटर प्रेशर के चलते एक्सप्लोड कर गया, इम्प्लोड कर गया, तो जो ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज का मलबा है जो इतने नीचे दब गया है, उस पे क्या समुद्र का वाटर का लोड काम नहीं कर रहा है? वो क्यों अभी मलबा ठीक ठाक मौजूद है? तो इसका आंसर ये है कि जो टाइटैनिक का मलबा आप देख रहे हो वो ऑलरेडी टूटा हुआ है। जब टाइटैनिक शिप डूबने वाले दिन 2 टुकड़ों में हुआ था, उसके बाद से वो स्लोली धीरे धीरे नीचे गिरता गया और वो समुद्र के ऊपर से लेकर स्लो होके फिर नीचे पहुंचा कितने सालों बाद। तो वो ऑलरेडी स्लो करके उतने प्रेशर में अपने आप को ट्रांजिशन किया है, धीरे धीरे करके ऊपर से नीचे आया है, इसीलिए वो अचानक से इम्प्लोड नहीं हुआ है। और ये जो लकड़ी है ये ऑलरेडी इतना ब्रोकन है, प्रेशर से मरा हुआ है।
कमेंट में और एक सवाल आया था कि जो ओशन गेट में जो 5 लोग थे वो सिंपली तैर के गेट खोल के बाहर क्यों नहीं आ गए? तो इसका आंसर यही है कि वाटर प्रेशर इतना था कि वो गेट खुलना इम्पॉसिबल था। मानो गेट के ऊपर एक अपार्टमेंट का लोड है तो उसको अंदर से खोलना नामुमकिन था, लेकिन उतने प्रेशर में नेचर इस चीज को अलाउ करता ही नहीं। ये एक बहुत ही डीप सा फैक्ट है, इसको ध्यान से सुनना होगा कि हम एनर्जी के लिए कितने चीजों को बर्न करते हैं, जैसे कोयला, हाइड्रोजन, ये सब हमें एनर्जी देता है, पेट्रोल, डीजल। तो आपको पता है यूज करते करते सालों बाद जब ये सब चीजें खत्म हो जाएगी तो हमें बहुत हद तक रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होना होगा। यानी फॉर एग्जांपल धरती का जो हवा है उसके जरिए जो टरबाइन घूमता है, तो जो धरती हवा दे रही है वो एक तरह से फ्री एनर्जी है। तो जो टरबाइन घूम रहा है उससे हमें एक तरह से फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो इसमें हम लोग को शिफ्ट होना होगा। तो इस एनर्जी जनरेशन की टॉपिक में एक फैक्ट है कि आयरन को भी यानी लोहे को भी एनर्जी के लिए बर्न किया जा सकता है, ऑल्टरनेट टू कोल एंड हाइड्रोजन। जी हाँ, इसी से रिलेटेड आप आर्टिकल को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि आयरन को भी बर्न किया जा सकता है और आयरन धरती में ह्यूज मात्रा में मौजूद है। यानी आयरन को अगर हम लोग एक्सेस भी यूज करें तो लाखों सालों तक ये खत्म नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनर्जी के लिए आयरन को जलाने के बाद कोई भी डेंजरस पॉल्यूटेंट्स नहीं निकलते हैं, जो कि सबसे बेस्ट बात है। यानी आयरन के थ्रू एनर्जी प्राप्त करने पे, यानी आयरन को एज अ स्रोत ले अगर सारी इंडस्ट्रीज और बाकी जगह पे, तो इससे पॉल्यूटेंट्स नहीं निकलते। इंटरनेट के मामले में अगर किसी भी कंपनी का अनलिमिटेड 5G है आपके पास, जो कि आप शायद अभी तक ट्राई किए होंगे, आपको भी नहीं पता कि वो कितना वैल्यूएबल है असल में हमारे इंडिया के लिए। 5G जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है लिटरली कि 40 सेकंड के अंदर एक फुल मूवी डाउनलोड हो जाती है फोन में। मैंने खुद यूज करके देखा हुआ है उसकी स्पीड, जो कि 1 Gbps और मिनिमम 300-400 Mbps की स्पीड आ जाती है। जो लोग 2016 के पहले के इंटरनेट के दुनिया को देखे हैं उन लोगों को पता होगा इसका एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि जनरली हम इंडियंस हमेशा इंटरनेट को बफरिंग से एसोसिएट करते आए हैं। जैसे पहले के मीम्स बनते थे कि हम YouTube देख रहे हैं और 10 बार बफरिंग हो रहा है, या फिर एक मूवी हम डाउनलोड करके छोड़ दिए हैं पूरी रात और डाउनलोड हो जाने के बाद हम सुबह देखते थे, या फिर किसी गेम को ओवरनाइट लगाकर डाउनलोड करते थे, या फिर मूवी 2-3 घंटे तक डाउनलोड होती थी तब जाके आती थी। तो इसी चीज को 40 सेकंड पर ला दिया है 5G ने, और वो भी इंडिया जो कि इतने पॉपुलेशन वाली कंट्री है यहाँ पर। तो जो टेक्नोलॉजी, जो कम्युनिकेशन के मामले में टेक्नोलॉजी इंडिया में है, वो सही में बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत ही आगे है। इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहने वाली जो बात है, इसमें इंडिया को एक वरदान मिला है। ये वरदान कि हमारे इंडिया में जियो और एयरटेल जैसी इतनी इनोवेटिव और आगे की सोच रखने वाली कंपनीज एग्जिस्ट करती है। हाँ, कमाती है बहुत ज्यादा, वो तो बात की बात है, वो तो ऑफ कोर्स बिजनेस है, लेकिन जो ये सुविधा जो इतने 125 करोड़ लोगों को मिला है वो सही में बहुत ही ऑसम बात है। किसी भी इंसान के बॉडी की बात करें तो सबकी एक बॉडी की क्षमता होती है वेट को सहने की। क्या आप एक 20 लीटर की बाल्टी को अपने ऊपर रख सकते हो, उठा सकते हो, झेल सकते हो, या फिर 100 केजी के डंबल को उठा सकते हो? कई लोग प्रैक्टिस के साथ 200 केजी के, 250 केजी के डंबल्स को भी उठा लेते हैं अपने हाथों से। तो ये दिखाता है मसल की एक्चुअल ताकत को, जिसे कि कोई भी डेवलप कर सकता है अगर वो जिम में अच्छे से प्रैक्टिस करे तो। लेकिन इसका भी एक लिमिट है कि इंसान इतने केजी तक उठा सकता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को अगर आप देखोगे तो पॉल एंडरसन नाम के एक वेट लिफ्टर थे और इन्होंने 6270 LBS वेट के यानी 2840 किलो के बारबल को उठाया था जिम के अंदर, जो कि द ग्रेटेस्ट वेट लिफ्ट एवर रेज्ड बाय ए ह्यूमन बीइंग आज तक के पूरे इतिहास में माना जाता है। इनका वेट अगर 100-150 किलो हो और ये 3000 किलो ऑलमोस्ट उठा लिए, यानी ये अपने बॉडी के हिसाब से 20-30 गुना वेट उठा पाए, जो कि इंसान के क्षमता को दिखाता है। तो हमारे नेचर में हर जीव का अलग अलग वेट कैपेसिटी है, लेकिन पूरे धरती के सारे एनिमल्स को अगर आप स्कैन करो तो डायबोलिकल आयरन क्लैड बीटल
ये जो बीटल है इसका पूरे हमारे नेचर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोस्केलेटन्स है पूरे नेचर में। ये अपने बॉडी के हिसाब से 39,000 टाइम्स उठा सकता है वेट, 20-30 गुना नहीं जो कि इंसान कर पाते हैं, बल्कि 39,000 टाइम्स अपने बॉडी वेट के बराबर ये अपने ऊपर सह सकता है और तब भी ये पचकेगा नहीं।